हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आ गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई संकल्पना के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। और आज का जो नई उम्मीद है, आज की जो नया टॉपिक है वो है विल फेरेटो पेरेटो पढ़ेंगे हम, है ना। पेरेटो का जो जन्म है वो इटली में हुआ था। इटली में जो इनका कार्यकाल था वो 1848 से 1923 के बीच में था, ठीक है ना। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1848 से 1923 के बीच में था। इनकी जो पिता थे वो इटली के थे और जो माता थी वो फ्रांस की थी। जो इनकी मदर थी वो फ्रांस की थी और जो फादर थे वो इटली से थे बेसिकली। तो जहाँ के पिताजी होते हैं वहीं की जो है मान्यता प्राप्त होती है बच्चों को। तो इनको जो है फिर इटली का ही माना जाता है। इटली के समाजशास्त्री हैं ये। कार्यकाल आपने देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट्स बुक हैं इनकी कुछ। तो ये जो किताबें हैं ये इटली में ही लिखी हुई हैं, यानी इटली लैंग्वेज जो भी होती होगी वहाँ की उसमें है। तो कोशिश करते हैं इनको समझने की और बताने की। तो पहली किताब है कोर्स डी, यानी कि डी का मतलब दा है यहाँ, TH दा, ठीक है ना। डी का मतलब दा है और बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसी हैं। कोर्स डी इकोनॉमी पॉलिटिक वॉल्यूम 1 है इसका ये। और ये जो वॉल्यूम है ये 1896 में 1896 में जो है पब्लिश हुआ। इसका वॉल्यूम 2 है कोर्स डी इकोनॉमी पॉलिटिक वॉल्यूम 2 1897 में ये जो पब्लिश हुआ। और जो थर्ड बुक है इनकी लेस सिस्टम्स सोशलिस्ट्स 1903 में ये जो है प्रकाशित हुई। और अगली है मैनुअल डी इकोनोमिया पॉलिटिका, तो ये 1906 में जो है पब्लिश हुई है। और जो पांचवी किताब है इनकी टेरेटो डी सोशियोलॉजिया जनरेला, है ना। जनरल इसका मतलब जनरल है, ठीक है ना। तो ये 1919 में जो है पब्लिश हुई। और जो सबसे विख्यात सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसके लिए इनको जाना जाता है वो है इनकी माइंड एंड सोसाइटी, है ना, जो 1935 में जो है पब्लिश हुई। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द रूलिंग क्लास इन इटली बिफोर, है ना। द रूलिंग क्लास करके भी एक किताब है जो गिटानो मोस्का की है। तो हम बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि द रूलिंग क्लास तो पेरेटो की पढ़ी थी, लेकिन द रूलिंग क्लास इन इटली है ये, ठीक है ना। तो ये अगर पूरी किताब आती है तो तब तो है पेरेटो की, और अगर इस तरह से नहीं आती है तो फिर गिटानो मोस्का की है ये द रूलिंग क्लास, ठीक है। आगे देखते हैं। तो पेरेटो का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है सर्कुलेशन ऑफ इलीट, है ना। सर्कुलेशन ऑफ इलीट यानी कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, ठीक है। तो हम सर्कुलेशन ऑफ इलीट डायरेक्ट शुरू करने जा रहे हैं आज, और इसमें कोई भी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। तो सर्कुलेशन का मतलब सब लोग समझते हैं, यानी कि कोई भी सर्कुलर है ना। सर्कुलेशन, कोई भी चीज सर्कुलेट हो रही है। और अभिजात वर्ग को हम लोग आज समझ लेंगे किसको अभिजात वर्ग कहते हैं। पेरेटो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है और बहुत ही काम आने वाली थ्योरी है। अधिकतर एग्जाम्स में ज़्यादातर जगह पे जो है इंटरनल हो आपके या एक्सटर्नल हो या कोई कंपटीशन हो, सभी में जो है पेरेटो का अभिजात वर्ग जो है मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। जो सोशल चेंज की थ्योरी है वही जो है पेरेटो की जो सोशल चेंज की थ्योरी है उसी को जो सर्कुलेशन ऑफ इलीट कहते हैं, परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत ही जो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है, जिसे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पेरेटो के मतानुसार प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने भी बताया कि समाज में हमेशा से ही दो वर्ग पाए जाते हैं, तो पेरेटो ने भी जो है समाज में दो वर्गों का ही जो है वर्णन किया है।
और वह जो शासन कर रहा है तथा दूसरा वह जिस पर शासन हो रहा है या जिस पर शासन किया जा रहा है। ठीक है, पहले वर्ग को अभिजात वर्ग, यानी कि जो शासन कर रहा, ध्यान से समझने की बात है, बस यही समझ में आ जाएगा अभिजात वर्ग क्या है। यानी कि जो लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको ही अभिजात वर्ग कहा है। और जिन पर शासन किया जा रहा है वो आम जनता, जनमानस, जनसमूह, जैसे कि हम आप लोग हैं। ठीक है, तो पहले वर्ग को अभिजात वर्ग, संभ्रांत जन या अभिजन या एलीट कहा जाता है, जबकि दूसरे वर्ग के लिए जनता या जनसमूह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो वर्ग पाए गए। तो पहला वर्ग जो शासन कर रहा है, जिसको इन्होंने अभिजात वर्ग या एलीट कहा है, और दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जा रहा है वो है जनसमूह, जनमानस, ठीक है, ये जनता, आम लोग। ठीक, अभिजात वर्ग की अवधारणा से पहले केवल राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता था, परंतु आज ऐसे नहीं है, क्योंकि अभिजात वर्ग में शासन, सैनिक, अधिकारी, पूंजीपति, बुद्धिजीवी तथा सामाजिक दृष्टि से उच्च लोग भी सम्मिलित किए जाने लगे हैं। ठीक है, तो अभिजात वर्ग की अवधारणा का विकास समाज में पाए जाने वाली असमानताओं के अध्ययन के परिणाम स्वरूप हुआ तथा आज यह अवधारणा समाजशास्त्र में एक प्रमुख अवधारणा का स्थान ग्रहण कर चुकी है। पर्यटकों के अभिजात वर्ग के सिद्धांत की विवेचना करने से पहले अभिजात वर्ग शब्द का अर्थ समझ लेना बहुत जरूरी है। यानी कि अभिजात वर्ग क्या है? अभिजात वर्ग यानी कि परिभ्रमण का सिद्धांत तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन किसका पढ़ना है? अभिजात वर्ग के। तो सबसे पहले जो इसमें कंसेप्ट है अभिजात, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं ध्यान से और उसको समझ लेते हैं पहले। तो अभिजात वर्ग का अर्थ और परिभाषा क्या है, मतलब किसको जो है अभिजात कहते हैं, आइए देखते हैं। 17वीं शताब्दी में अभिजात वर्ग शब्द का प्रयोग विशेष एवं सबसे उत्तम वस्तुओं में अथवा वस्तुओं की किसी खास अच्छाई के लिए किया जाता था। यानी कि बहुत ज्यादा कोई विशेष चीज है उसके लिए जो है अभिजात शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। इस सीमित अर्थ में अभिजात वर्ग शब्द का प्रयोग केवल वज्र सैनिक दस्तों अथवा कुलीन वर्ग के उच्चतर स्तर के लोगों के लिए ही किया जाता था। यानी कि जो कुलीन वर्ग में है, जो उच्च वर्ग में है, जिनके पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, बहुत अथाह संपत्ति है, उनके लिए जो है किया जाता था। अंग्रेजी भाषा में अभिजात वर्ग शब्द को सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में 1823 में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, तथा उस समय इस शब्द को सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक इस शब्द का सामाजिक तथा राजनीतिक लेखों में कोई अधिक व्यापक प्रयोग नहीं किया गया और न ही इसे एक अवधारणा के रूप में अपनाया गया। परेटो द्वारा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में इस शब्द को अपनाए जाने के पश्चात यूरोप तथा अमेरिका में इस शब्द का काफी प्रचलन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी ने अपनाया तो सबसे पहले जो है परेटो ने ही इस शब्द को अपनाया, उसके बाद अन्य लोगों ने जो है इसको अपनाया और अपने अध्ययन में जो है स्थान दिया। तो आगे देखते हैं। परेटो ने अभिजात वर्ग शब्द की बड़ी सरल, बहुत ही सरल परिभाषा दी है और एकदम से जो है समझ में आ जाएगी तुम लोगों के, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। उनके अनुसार प्रत्येक मानवीय क्रिया यानी कि मानव के द्वारा की जाने वाली क्रिया, जैसे न्यायालय, व्यापार, कला, राजनीति, बौद्धिकता इत्यादि में अगर हम व्यक्तियों की गतिविधि के क्षेत्र के सूचकों को अंक दें, ठीक है, हमने न्यायालय ले लिया, व्यापार ले लिया, कला ले ली, राजनीति ले ली और बौद्धिक लोग ले लिए। ठीक है, अब हमने ये सब लोग छांट लिए अलग अलग और इनको हमें नंबर देने हैं। ठीक है ना, इनको जो है हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे देना है। तो जिसके जो है सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, जो है आपकी नजर में सबसे ज्यादा बढ़िया लोग होंगे या सबसे अच्छा जो है काम करने वाले व्यक्ति होंगे, जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे, वही अभिजात वर्ग कहे जाएंगे। आगे ना समझ बात। तो ये कुछ व्यक्ति हैं या कुछ लोग हैं या कुछ पद हैं, इनमें से जिनको भी आप समझो कि हाँ ये जो है सबसे ज्यादा अंक पाने का अधिकारी है या इसको जो है मिलने चाहिए, तो वही जो लोग होंगे वो क्या होंगे, जो सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे वही जो है अभिजात वर्ग कहे जाएंगे। ठीक है, अब परिभाषा में क्या है? जिन लोगों को किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधि के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान मिले, यदि उनका एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग को विशिष्ट जन कहा जाएगा। विशिष्ट जन का मतलब अभिजात वर्ग, अभिजन वर्ग कहा जाएगा। ठीक है ना,
कोई क्लियर, सब चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको अभिजात वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। जो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कर लेता है उसको अभिजात वर्ग कहते हैं। जैसे कोई नेता है और नेता जो है चुनाव लड़कर और जीतकर एमपी या एमएलए बन जाता है, तो वो जो है नेताओं की कैटेगरी में अभिजात वर्ग हो जाएगा। जैसे कोई अध्यापक है, अध्यापक भी वैसे तो अभिजात वर्ग में ही आता है, लेकिन अध्यापक अपने गुणों के कारण, अपनी उपलब्धि के कारण और मतलब उच्च शिक्षा में जो है और ज़्यादा पद जो है अगर अचीव कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वो उस क्षेत्र का जो है एक जाना माना, यानी कि एक अलग से जो है व्यक्ति बन जाएगा। और फिर जो है उस शिक्षक को भी जो है अभिजात वर्ग कह सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स में भी जो है बहुत सारे अभिजात जो है कह सकते हैं हम इन लोगों को भी, ठीक है। तो पर्यटकों के अनुसार अभिजात वर्ग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो है इनको दो प्रकार में बांट दिया है। पहला जो है शासक अभिजात वर्ग यानी कि गवर्निंग एलीट, दूसरा जो है शासकेतर अभिजात वर्ग यानी कि नॉन गवर्निंग एलीट। यानी कि एक तो वो जो लोग शासन कर रहे हैं उनको हमने गवर्निंग एलीट कह दिया, और एक वो लोग जो शासन में नहीं है, जिन पर शासन हो रहा है, उसको जो है हमने नॉन गवर्निंग एलीट कह दिया। तो पर्यटन ने जो है केवल दो ही वर्गों में जो है इसको बांटा है, गवर्निंग एलीट और नॉन गवर्निंग एलीट। पहले में वे व्यक्ति आते हैं जिनका शासन में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना। जबकि दूसरे में समाज के शेष ऊंचे लोग सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब आगे क्या है, आगे क्या है, कंसेप्ट ऑफ एलीट, है ना। परेटो का जो कंसेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभिजात वर्ग का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो क्या है। तो परेटो पहले विद्वान थे जिन्होंने अभिजात वर्ग की अवधारणा को सरल शब्दों में परिभाषित किया तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनकी परिभाषा का मुख्य आधार प्रत्येक मानवीय गतिविधि में पाई जाने वाली असमानताएं हैं। अगर हम किसी मानवीय क्रिया अथवा क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सूचकांक प्रदान करें तो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के वर्ग को अभिजात वर्ग कहा जा सकता है। जैसा कि अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं इसकी, है ना। जिन लोगों को किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधि के क्षेत्र में सर्वोच्च अंक मिले, यदि उसका एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग को अभिजात वर्ग कहा जाएगा। पर्यटन ने अभिजात वर्ग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है, ठीक है। जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया वही जो है इन्होंने लिख दिया है, और उसी को जो है अभिजात वर्ग की अवधारणा के बारे में इन्होंने बता दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वर्गीकरण है अभिजात वर्ग का, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है, ठीक है। तो टोटल की टोटल जनसंख्या ले ली है हमने, टोटल की जनसंख्या को दो भागों में बांट दिया है, गैर अभिजात वर्ग और अभिजात वर्ग, ठीक। टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल जनसंख्या को दो भागों में बांट दिया, गैर अभिजात वर्ग और अभिजात वर्ग। फिर उन्होंने जो है अभिजात वर्ग को दो भागों में बांट दिया, शासक वर्ग और गैर शासक अभिजात वर्ग, ठीक है। शासक वर्ग और गैर शासक अभिजात वर्ग। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है इलीट क्लास का, अभिजात वर्ग का, यानी किस प्रकार से पैरेटो ने किया है। और आगे देखते हैं अब आगे क्या है। पर्यटक के अनुसार प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, जैसा कि हमने पीछे अभी एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश की। तो निम्नतर स्तर जिसमें गैर अभिजात वर्ग अथवा विशिष्ट जनेतर आते हैं, तथा उच्चतर स्तर जिसमें अभिजात वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। अभिजात वर्ग भी दो प्रकार का होता है, शासक वर्ग और गैर शासक अभिजात वर्ग, ठीक है। शासक वर्ग क्या होता है, शासक अभिजात वर्ग में वे व्यक्ति सम्मिलित किए जा सकते हैं जो कि शासन के भीतर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जिनका डायरेक्ट इंटरफेयर है शासन में, प्रशासन में, ठीक है। गैर शासक अभिजात वर्ग में वे व्यक्ति सम्मिलित किए जा सकते हैं जो सेना, व्यापार, है ना, धार्मिक संगठन अथवा मानवीय क्रियाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त रखते हों, ठीक है। ये जो है गैर शासक वर्ग में हो गया। अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का जो सिद्धांत है वो क्या है,
वो परेटो ने अब बताया। अभी तक हम जो है अभिजात के बारे में बात कर रहे थे, किसको जो है इलीट कहते हैं। तो इलीट के बारे में क्लासिफिकेशन किया, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका अर्थ देखा। अब जो है जो हमारा मेन टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ इलीट, है ना, उसके बारे में अब जो है बात होगी। किसको कहते हैं अभिजात वर्ग का परिभ्रमण? तो देखते हैं, परेटो ने समाज में पाए जाने वाले दो वर्गों, शासक और शासित में अंतर पर स्पष्ट रूप से बल देते हुए कहा है कि इस दृष्टि से प्रजातांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न नहीं है। समाज के इन दोनों वर्गों की संरचना स्थायी नहीं है तथा इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात गैर अभिजात वर्ग से कुछ लोग अपनी बुद्धि के स्तर के कारण अभिजात वर्ग में आ जाते हैं। दो वर्ग, ठीक है, यानी कि जो गैर अभिजात वर्ग है उससे कुछ लोग अपनी बुद्धि के बल पर जो है अभिजात वर्ग में पहुंच जाते हैं। सॉरी, उसमें जो है अभिजात वर्ग में पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, जबकि अभिजात वर्ग के कुछ लोग उत्तम गुणों के ह्रास के कारण, यानी कि जो लोग पहले से अभिजात वर्ग में हैं उनके गुणों में जो है कमी आने लगती है ना। वो तो सोच ही रहे हम तो अभिजात वर्ग में हैं ही, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो वो उनके जो काम करने का तरीका है उसमें जो है कमी आने लगती है और ह्रास या अभाव के कारण गैर शासक वर्ग में वापस आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो अभी तक अभिजात वर्ग में नहीं थे वो अपनी बुद्धि के बल पर अभिजात वर्ग में पहुंच गए। ठीक है, और जो पहले से अभिजात वर्ग में हैं उनकी बुद्धि में कमी आ गई, या समझो वो निष्ठुर हो गए, काम धाम नहीं कर रहे हैं, तो उनमें जो है कमी आई, ह्रास हो गया उनके उसमें गुणों में। तो फिर क्या होगा, वो जो है गैर अभिजात वर्ग में फिर से वापस आ जाते हैं। ठीक है, परेटो ने अभिजात वर्ग के परिवर्तन को यहीं तक सीमित न रखकर इसमें उस प्रक्रिया को भी सम्मिलित किया है जिसके द्वारा एक अभिजात वर्ग का स्थान दूसरे अभिजात वर्ग ले लेता है। ठीक है, अब यही सर्कुलेशन है, इसी को ही जो है परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। यानी कि जब अपने गुणों के, अपनी बुद्धि के कारण कोई भी गैर अभिजात वर्ग अभिजात वर्ग में पहुंच जाता है, और जो अभिजात वर्ग में पहले से ही जो लोग हैं वो उनकी बुद्धि में जब कमी आ जाती है, उनके गुणों में जब कमी आ जाती है, उनके काम करने के तरीकों में जब कमी आ जाती है, तो उस कमी के कारण वो जो है गैर अभिजात वर्ग में आ जाते हैं। यही परिभ्रमण है, यही चलता रहता है। ठीक है, आगे क्या है, परेटो के अनुसार अभिजात वर्ग में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि जो अभिजात वर्ग में नहीं है वो अभिजात वर्ग में पहुंच जाएगा, और जो अभिजात वर्ग में है वो जो है गैर अभिजात वर्ग में आ जाएगा। आज जो शासक वर्ग किसी देश में शासन कर रहा है, अब तुम्हारे समझ में आ जाएगी चीजें, यानी कि जो शासक वर्ग किसी देश में शासन कर रहा है, समय के अनुसार उनके गुणों में कमी आने लगती है ना। कमी आने के कारण उनका स्थान गैर शासक वर्ग संपन्न व्यक्तियों द्वारा ले लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस और भाजपा आपस में, ठीक है, अब भाजपा का जो है पिछले 10 सालों से जो है सत्ता पर काबिज है, लेकिन कांग्रेस भी जो है अपने बुद्धि के बल पर लगातार सत्ता को जो है कब्जाने का प्रयास कर रही है, हथियाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, लेकिन जब तक भाजपा में जो है उनके गुणों में जो है कमी नहीं आएगी, जब तक उनके काम करने के तरीकों में जो है काम करने के तरीकों में कमी नहीं आएगी, जब तक जो है सत्ता नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो है हमेशा निरंतर प्रयास में तो लगी रहेगी ना, और अन्य पार्टियां जो भी हैं वो सब जो है चाह रही हैं कि भाजपा हट जाए तुरंत। ठीक है, लेकिन जब तक वहां पर काम करने वाले लोग हैं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से कर रहे हैं तो वो अभिजात वर्ग में बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो गैर अभिजात वर्ग वाले लोग हैं ये भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ठीक है ना, तो इसी को ही जो है अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस के अपने गुणों में जो है ह्रास हुआ, उनके गुणों में कमी आई, उस कमी के कारण ही जो है फिर भाजपा सत्ता में आई 11-12 साल पहले। ठीक है, लेकिन अब जो है वो अपने आप को मेंटेन करे हुए लगातार जो है हर तीसरे चुनाव में भी जो है बहुमत से ही जो है अपनी सरकार बना ली भाजपा ने। ठीक है, तो लेकिन कांग्रेस है तो ना लगातार प्रयास में, और भी अन्य पार्टियां भी लगातार प्रयास में हैं, तो इसी को ही जो है इन्होंने परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। ठीक है, तो जो इसमें शासक वर्ग होता है
उसको इन्होंने लॉयन कहा है, और जो गैर शासक वर्ग होता है उसको इन्होंने फॉक्स कहा है, फॉक्स। ठीक है, ये इसमें मेंशन नहीं है, ये मैं वैसे ही अपनी तरफ से बता रहा हूं। तो लॉयन क्या होता है? अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी जो है तजुर्बे के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर सत्ता में जो है बना रहना चाहता है लगातार, और वो चाहता है कि जो उसकी जो सत्ता है वो निरंतर बनी रहे, उसकी जो शक्ति है वो कभी भी कम ना हो। लेकिन जो फॉक्स टाइप लोग हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, ठीक है, जो इस समय सत्ता में नहीं है, वो अपनी जो है तुरप चाल से या अपनी इस बुद्धि के बल पर, वो अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हैं और करते रहते हैं लगातार। और ये चाहते हैं कि यानी कि कहते हैं ना, फोक्स को चतुर लोमड़ी कहते हैं, बहुत ज़्यादा चतुर होती है ना लोमड़ी, तो वही जो है ये फोक्स वाली जो है काम कर रहे हैं और अपनी चतुराई के बल पर ये चाह रहे हैं कि जो है इनको सत्ता मिल जाए। ठीक है ना। लेकिन भाजपा के जब तक गुणों में कमी नहीं आएगी, जब तक उनके काम करने के तरीकों में कमी नहीं आएगी, जब तक जो है कोई सरकार नहीं जाने वाली है। ठीक है। निम्नतर वर्गों से आने वाले परिवार संख्यात्मक दृष्टि से नहीं, गुणात्मक दृष्टि से शासक वर्ग की पुनः स्थापना कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शासक वर्ग का स्थान किसी अन्य अभिजात वर्ग द्वारा ले लिया जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा इसी को अभिजात वर्ग का परिभ्रमण कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि एक सरकार आई, दूसरी सरकार चली गई, फिर दूसरी सरकार आई, फिर पहली सरकार चली गई, तो यही जो है सर्कुलेशन चलता रहता है। कभी कोई आएगा, कभी कांग्रेस आएगी, कभी भाजपा आएगी, फिर कांग्रेस आएगी, कभी भाजपा आएगी, या फिर कोई अन्य पार्टी आ जाएगी। तो ये सर्कुलेशन है, सत्ता का चलता रहता है। ठीक है। तो इसी को ही जो है इन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है पर्यटों ने। तो अभिजात वर्ग में निरंतर परिवर्तन एवं परिभ्रमण के कारण ही पर्यटों ने इतिहास को कुलीन तंत्रों का शमशान, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है बालको। ठीक है। ये कई एग्जाम्स में पूछी जाती है, इतिहास को कुलीन तंत्रों का शमशान किसने कहा? तो तुम्हें पता है तो तुम लिख दोगे परेटो, है ना, परेटो ने कहा। लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर कैसे लिखोगे, है ना। तो कई एग्जाम्स में, कई कंपटीशन में ये जो है आ जाता है, पीजीटी, टीजीटी और जो है नेट वेट में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यही है परिभ्रमण का सिद्धांत परेटो का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग नए हैं वो जल्दी से